नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। उसके अलावा हम लोग पेपर 1 की भी तैयारी करते हैं। इन सब के अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल वीडियोज़ होते हैं जो हम लोग बुक रिव्यू और फिर बायोग्राफी का एक सीरीज चलता है, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पेपर 1 की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जीएस एवं अपने ऑप्शनल पेपर इतिहास की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आज के वीडियो की। यदि आपने थंबनेल देखा होगा तो निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण किताब के बारे में। देखिए, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो नेट की तैयारी इतिहास विषय के साथ कर रहे हैं या फिर जिनको इतिहास में इंटरेस्ट है, जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा बुक है, यदि आपने देखा होगा तो वह प्राचीन भारत पे लिखी गई किताब है जो कि द्विजेंद्र नारायण झा ने लिखी है। डीएन झा के द्वारा लिखी गई किताब है। हमारे पास हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, दोनों माध्यम में है। और इसको लगभग मैं पिछले 5 साल से लगातार पढ़ रहा हूँ। जब फर्स्ट ईयर में मैं पहली बार पटना में एडमिशन लिया था, उसी समय यह किताब हमारे प्रोफेसर डीजी नारायण ने हमें सजेस्ट किया था। ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा आप कभी मन में ख्याल मत लाइएगा कि मैं किसी पब्लिकेशन से पैसे लेकर आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आपकी गलती है। हमारा चैनल अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं किसी से पैसे लेकर उनके बुक के बारे में उनको किताब उनका बिकवाऊँ। इस तरह का मैं काम अब तक नहीं किया हूँ और आगे भी नहीं करूँगा। मैं आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए इस तरह के वीडियो बनाता हूँ, बुक रिव्यू का वीडियो। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि पहला सवाल कि आपको डीएन झा कौन है। ठीक है, डीएन झा आखिर हैं कौन। देखिए, जब आप पढ़ोगे हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन, ठीक है, तो हमने एक वीडियो बनाया था ईएच कार की किताब हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री पे। ठीक है, जो कि इस किताब के बारे में हमने बताया था आपको व्हाट इज़ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि ईएच कार का कहना यह था कि इतिहास पढ़ने से पहले हिस्टोरियन को पढ़िए और हिस्टोरियन को पढ़ने से पहले उसके सोशल बैकग्राउंड को जानिए, उसको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को जानिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वह इतिहास लिखेगा तो उसके सामाजिक वातावरण का असर दिखेगा उसके लेखनी में। इसीलिए इतिहास लेखन का जन्म हुआ। एक ही चीज़ को कई हिस्टोरियन अपने अपने तरीके से लिखते हैं, इसीलिए टॉपिक एक है, लेखन कला डिफरेंट टाइप के हैं। इसीलिए एक नए चैप्टर का उद्भव हुआ जिसको इतिहास लेखन कहते हैं। क्लियर है? चलो, आज हम लोग बात कर रहे हैं डीएन झा के बारे में। तो डीएन झा दरअसल प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया है। तो जो साथी एमफिल एवं पीएचडी वेस्ट बंगाल से स्पेशली कोलकाता में रहकर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जाओ, मैं गया हूँ वहाँ, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय है। यदि आपको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर वहाँ से आपको पीएचडी करना चाहिए। और वहाँ से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर भी निकले हैं। तो इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया कब? 1957 में। ठीक है, क्या किया? ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इन्होंने एमए एवं पीएचडी भी किया, वहीं से 1959 और 1964 में। ठीक है, उस समय जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कब, माफ़ करना, 1957 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1959 से 1964 एमए एवं पीएचडी किया पटना यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उस समय पटना यूनिवर्सिटी का अपना नाम था, अपना रुतबा था। अब तो पटना विश्वविद्यालय की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए पटना यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। क्योंकि मैं वहीं का छात्र रहा हूँ इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकता हूँ विश्वविद्यालय का। लेकिन हाँ, वाकई में पटना विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ दिया है हमें और वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। तो देखिए,
यह पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए एवं पीएचडी किया। उसके बाद इन्होंने चूँकि इनका पीएचडी एंशिएंट हिस्ट्री पर ही था तो इन्होंने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी। आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखक हैं, तो आपको एक सीरीज़ वाइज याद रखना है कि कौन कौन से हिस्टोरियन हुए हैं, कौन कौन से प्रोफेसर हुए भारत में जिन्होंने प्राचीन भारत पे काम किया है। जैसे आरसी मजूमदार, जैसे डीएन झा, जैसे रामशरण शर्मा, जैसे आरसी मजूमदार, जैसे डीडी कोशाम्बी, यह सारे के सारे हिस्टोरियन हैं। उन्होंने प्राचीन रोमिला थापर, उपिंदर सिंह, यह सारे के सारे नाम हैं, इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे काम किया है। तो जब आप इतिहास लेखन को पढ़ोगे तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जब हम लोग इतिहास लेखन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर एक एक हिस्टोरियन के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है। एक किताब इनका जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है, कौन, एन इंट्रोडक्टरी आउटलाइन, जो कि 1977 में दिल्ली पब्लिकेशन से छपा, यह आपके सामने है, ठीक है। एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, डीएन झा के द्वारा लिखी गई, हिंदी में प्राचीन भारत का इतिहास विविध आयाम, ठीक है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में चर्चा की गई है। यह हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से छपता है। बहुत ही सस्ती किताब है, यह 150 रुपये की किताब है और अंग्रेजी में मेरे ख्याल से यह 80 रुपये की किताब है। मैंने बहुत लगभग आज से 4-5 साल पहले लिया था, तो मेरे ख्याल से प्राइस बढ़ गया होगा। और इनकी 1-2 किताबें हैं जिनको आप लिख सकते हो, जैसे रेवेन्यू सिस्टम इन पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम्स। देखिए, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो, आप एक स्कॉलर बनने जा रहे हो, आप नेट निकालोगे, किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे आपको रिसर्च करना है, मान लेते हैं कि रिवेन्यू सिस्टम पे करना है कि गुप्ता काल में या फिर मॉडर्न टाइम में रिवेन्यू सिस्टम क्या था। तो इस पे जब पहले कई हिस्टोरियन ने काम किया है तो उनके लेखन कला को आपको पढ़ना होता है, उसी को बोलते हैं रिव्यू लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है, जिसमें उस टॉपिक पे पहले जिन जिन प्रोफेसर ने, जिन जिन विद्वान ने काम किया है उनको आपको पढ़ना होता है। उसके बाद फिर आप तय करते हैं आगे चीज़ों को, ठीक है। तो किताब का नाम लिखिएगा, आपसे सवाल भी पूछा जाता है, स्टडीज़ इन अर्ली इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। उसके बाद इन्होंने लिखा इशूज़ एंड पैराडिग्म्स पे। उसके अलावा अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश इन इंडियन एंड फॉरेन जर्नल्स, यानी इनके कई सारे जो लेख हैं वह इंडियन जर्नल में भी और फॉरेन जर्नल में भी छपे हैं, ठीक है। इन्होंने रामशरण शर्मा के साथ भी मिलकर काम किया है। और बाद में यह इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से 1979 में, 1979 में। उसके बाद यह जनरल सेक्रेटरी रहे 1985 से लेकर 1988 तक। देखिए, यह बात तो डीएन झा के बारे में हो गई कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया, कौन कौन सी किताबें लिखी और कौन कौन सी चीज़ें लिखी जिसका महत्व है इतिहास में। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर यह किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यह किताब को पढ़े बिना यूजीसी नेट नहीं होगा। हमारा पर्पस वह बिल्कुल नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप इस किताब के बारे में जानिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि यह किताब आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हम आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉलेज में इंक्रीजमेंट के लिए मैं यह वीडियो, इस तरह के वीडियोस बनाता हूं, बुक रिव्यू का वीडियो, और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं कि इस किताब में आखिर कौन सी बातें लिखी गई जो रामशरण शर्मा में नहीं लिखी गई है। चलो देखो, इस किताब में आप आएंगे तो आप देखेंगे इसमें जो भी बातें की गई है वो बहुत ही विस्तार से बातें की गई है, बहुत ही विस्तार से बातें की गई है। इतना इन्होंने एक्सपेंड किया है और इसमें डीडी कोशाम्बी को इन्होंने इस बुक को डेडिकेट किया है, जिनका पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी, जो कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन का जब शुरुआत हो रहा था तो उस दौर में उन्होंने ही शुरू किया था उस लेखन कला को। इन्होंने डीडी कोशाम्बी ने, किसको, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री को। क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग कि आखिर इस चैप्टर में हिंदी अंग्रेजी दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, हिंदी अंग्रेजी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, दोनों में सेम ही है बातें। हिंदी में आप पढ़ते हो तो हिंदी में ख़रीदो, अंग्रेजी में पढ़ते हो तो अंग्रेजी में ख़रीदो। लेकिन मैं कहूँगा कि आगे चल कर के आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो जो बिहार या हिंदी पट्टी के छात्र हैं उनको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन
आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप प्लीज़, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अंग्रेजी को पढ़िए और अंग्रेजी में किताब को ज़रूर पढ़िए साथियों। अंग्रेजी में पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। शुरुआती दौर में आपको चीज़ों में दिक्कत आएगी, लेकिन आप स्टार्ट कर देंगे तो फिर एक निश्चित समय के बाद वह प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। देखो, चैप्टर 1 में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि किस तरह से इंडियन पास्ट की, भारतीय अतीत की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसके बारे में कई तरह के ओपिनियन के बारे में चर्चा की है। उसके बाद इन्होंने प्राच्यविद एवं ईसाई मिशनरी के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप के जो अप्रोचेज हैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। ठीक है, जैसे ओरिएंटलिस्ट के बारे में, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में, यूटिलिटेरियन के बारे में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियन के बारे में, जो जैसे जेम्स मिल थे वह प्रशासक थे और उन्होंने इतिहास भी लिखा। जैसे आप देखोगे क्रिश्चियन मिशनरी जब चल करके आते हैं तो वो लोग ऐसा नहीं प्रोफेशनल हिस्टोरियन होते हैं, ब्रिटिश प्रशासक हैं, उन्होंने इतिहास को लिखा है, इसलिए इन्होंने कहा है प्रशासक इतिहासकार। क्लियर है? भारत में भी एक हुए हैं, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, नाम आएगा तो फिर बता देंगे, अभी वीडियो थोड़ा चलेगा। देखो, उसके बाद कहा है कि भारतीय अतीत के विषय में ब्रिटेन के दृष्टिकोण का खंडन, यानी इंडिया के पास्ट के बारे में, पास्ट ऑफ इंडिया के बारे में ब्रिटेन का क्या व्यू है उसको इन्होंने खंडन किया है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। उसके बाद सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद का प्रभाव, प्राचीन भारत का महिमा मंडन, मार्क्सवादी प्रवृत्ति एवं डीडी कोसाम्बी, दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का क्या कहना था इस पे। उसके बाद नए काल निर्धारण की ज़रूरत, यानी कि देखो एंसेंट इंडिया में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती है, किस चीज़ को लेकर के, डेट को लेकर के। ठीक है, डेट को लेकर के बहुत तरह की समस्याएं हैं, डिस्प्यूट हैं, इसलिए इन्होंने एक अलग से इसमें लेख ही लिखा है, बताया उन्होंने कि नए काल निर्धारण की ज़रूरत है। देखिए, किताब पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आया था, आपको भी आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। और यदि आप एक अच्छे रीडर हो यार, तो आपको निश्चित तौर पे किताब पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में इन्होंने बताया है प्री हिस्ट्री से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच तक, प्राक इतिहास के दौर से लेकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन तक कैसे हम लोग पहुँचे, उसके बारे में इतना विस्तार से इन्होंने बताया है कि आपको मैं जितना बोलूँ वह कम है। आप किताब को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है। इसमें उन्होंने प्री हिस्टोरिक बिगिनिंग, न्यूलिथिक कम्युनिटीज, कैल्कोलिथिक फार्मर्स, ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके अर्बन प्लानिंग, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रिप्ट, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, रिलीजियस बिलीफ्स, एक एक चीज़ के बारे में इन्होंने, उसके बाद लास्ट में डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा की है। और तीसरे नंबर के चैप्टर इन्होंने आर्यन एवं, ठीक है, आर्यंस एंड वैदिक लाइफ के बारे में, कैसे आर्यंस चल करके आए और कैसे उन्होंने एक नए सिविलाइजेशन की नींव रखी। और इससे पहले आप देखो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था पूरी तरह से अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन जब वैदिक लोग चल करके आते हैं, आर्यन लोग चल करके आते हैं, तो वैदिक सभ्यता का निर्माण करते हैं जो कि पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता है। तो कैसे यह ट्रांजिशन फेज आया, कैसे चीज़ों में परिवर्तन आया, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए आर्यंस को, रेस को लेकर के भी, ठीक है, उनके नस्ल को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की है। और एक चौथे नंबर पे चैप्टर पे, चलो चौथे पे हम लोग बात करते हैं। चौथे नंबर पे मटेरियल बैकग्राउंड ऑफ रिलीजियस डिसेंट, यानी कि जैन एवं बौद्ध धर्म का जब उद्भव होता है, कब, 600 सेंचुरी बीसी में। हमने आपको बताया था कि एक लंबा फेज चलता है वैदिक धर्म का, उसके बाद 600 बीसी में एक रिवॉल्यूशन का फेज है। यदि भारतीय परिदृश्य में यदि आप रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वही एक फेज है जहाँ पे रिवॉल्यूशन का फेज है, उसके अलावा कभी भी यहाँ पे रिवॉल्यूशन नहीं आता। किस तरह का रिवॉल्यूशन? रिलीजियस रिवॉल्यूशन था, धार्मिक क्रांति, यानी एक धर्म का प्रभाव चलता आ रहा था। उसके बाद 600 बीसी में 3 नए संप्रदाय चल करके आए, 2 तो धर्म बन गए, एक संप्रदाय बनकर रह गए। कौन कौन? एक तो जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म और तीसरा आजीवक संप्रदाय। एक की स्थापना किसने की थी? बुद्ध ने। दूसरे की किसने की थी? ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। और तीसरे कौन है? मखली गोसाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो 600 सेंचुरी बीसी में यह तीनों का काल है, यह तीनों का दौर चलता है। उसके बाद फिर पुष्यमित्र शुंग आते हैं, फिर से एक वैदिक धर्म का पुनरुद्धार होता है। उसके बाद फिर से ब्राह्मण धर्म का विकास होना शुरू होता है। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है।
उसके बाद इन्होंने महाजनपद फेज के बारे में बताया है। हमने आपको जब हम लोग महाजनपद फेज के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 3-4 किताबों से पढ़ करके मैं आपको बताया था, जिसमें कौन कौन किताबें थी। लगभग रामशरण शर्मा की, प्रशांत गौरव की किताब थी, DN झा की किताब थी, RC मजूमदार की किताब थी और KC श्रीवास्तव की किताब थी। तो इतने तरह की किताब हैं हमारे पास। लगभग इसके अलावा भी किताब हैं, लेकिन इन सारे किताबों में बहुत ज़्यादा फैक्ट दिए हैं और इनसे ज़्यादा इनफ आपसे पूछा नहीं जाता है। तो इन्होंने DN झा ने उसमें बहुत मदद की थी हमारी, ठीक है। तो DN झा का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद 6ठे नंबर पर इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात किया। क्या बात किया इन्होंने, बहुत विस्तार से चर्चा की है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। देखिए, आप लोग जब पढ़ाई करते हो यार, तो एक बात मेरा मानो, ठीक है। यदि आप हमारे छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, छात्र नहीं, आप सभी हमारे दोस्त हैं, छात्र नहीं हैं। तो यदि आप हमारे दोस्त हैं तो देखिए, आप किताब जब किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो लास्ट में एक पुस्तक ग्रंथ सूची होता है। पुस्तक ग्रंथि का अंग्रेजी में बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो उस चैप्टर के लास्ट वाले हिस्से को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। वह बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप आगे चल के रिसर्च स्कॉलर बनोगे, तो बिब्लियोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे देखिए, DN झा ने हर एक चैप्टर के अंत में, देखिए यही खास बात है इस किताब की, इसलिए मजबूर होते हूँ मैं इस किताब को पढ़ने के लिए, संदर्भ ग्रंथ इन्होंने दिया है, ठीक है। अब देखो, जैसे मौर्यन डायनेस्टी को इन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद इसमें उन्होंने बताया है कि पायनियर के द्वारा, ठीक है, पार्जिटर के द्वारा लिखी गई किताब है डायनेस्टीज ऑफ द कली एज, लंदन से छपी है 1913 में, वह उपलब्ध है। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद उपलब्ध है R श्याम शास्त्री के द्वारा, जो कि मैसूर संग्रहालय से निकला, 1958 की बात है। उसके बाद इन्होंने बहुत तरह की किताब का नाम दिया है, जैसे SC राय चौधरी, जो कि हेमचंद राय चौधरी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो उससे भी इन्होंने काफ़ी मदद ली है। उसके अलावा आप देखेंगे कि और किताबें हैं इसमें, जैसे विंसेंट A स्मिथ ने एक अशोक नामक किताब लिखी, DR भंडारकर ने भी अशोक पे किताब लिखी, BM बरुआ ने किताब लिखी अशोक एंड हिज इंस्क्रिप्शन। तो आपको यह क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य चैप्टर लिखने के लिए DN झा ने किन किन किताबों की मदद ली थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय में आप एक लेखक बनने वाले हैं, आप PhD करेंगे, आप थेसिस लिखेंगे, तो आपको लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किताब पढ़ेंगे तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो, यह खास बात थी इस किताब के बारे में, जो कि निकल करके आ गई आपके सामने। उसके बाद 7वें चैप्टर में इन्होंने आक्रमण, व्यापार एवं संस्कृति के बारे में बात किया, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो कई विदेशियों का आगमन होता है, तो फिर उस आक्रमण के बारे में, उस समय ट्रेड का क्या स्थिति था, कल्चर का क्या स्थिति था, उसके बारे में बात किया है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर इसके बारे में कमी क्या आती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर इन्होंने कम फोकस किया है, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। हर एक राइटर का अपना अपना स्पेसिफिक एरिया होता है, तो इन्होंने सोशल एवं पॉलिटिकल नहीं, माफ़ करना, सोशल एवं इकोनॉमिकल हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत ही विस्तार से बात किया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री पे इन्होंने कम बात किया है। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा बात की इन्होंने किया है, KC श्रीवास्तव ने बात की है, ठीक है। आपको वह किताब भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलो, अब 7वें नंबर चैप्टर पे ख़त्म हो गया, और लास्ट का चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसका नाम है स्वर्ण युग की भ्रामक कल्पना। अंग्रेजी में यदि आप इसको बोलेंगे तो बोल सकते हैं द मीथ ऑफ द गोल्डन एज। आपको पता होगा, यदि आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़े होंगे, तो गुप्त काल को कई हिस्टोरियन ने स्वर्ण युग कहा है और कई ने उसे स्वर्ण युग नहीं कहा है। तो आखिर स्वर्ण युग की भ्रामक कल्पना ऐसे क्यों एक भ्रम है, और क्यों उसको गोल्डन एज कहा जाए, और क्यों गोल्डन एज नहीं कहा जाए? यह एक इल्यूज़न है, यह एक मिथ है, और उस मिथ को क्लियर करने की कोशिश की है DN झा ने इस किताब में, जो कि लास्ट चैप्टर में है। तो इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सोशल एवं इकोनॉमी पे इन्होंने बहुत फोकस किया है। आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़िए। उसके अलावा बिब्लियोग्राफी इनका ज़रूर पढ़िए साथियों, ठीक है। लास्ट में इन्होंने कुछ तस्वीर भी दिया है, ठीक है, जैसे इस तरह की इन्होंने तस्वीर को कलेक्ट किया है, तो इस तस्वीर को भी एक बार देखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्त्री का स्थापत्य,
ठीक है। इस तरह से बहुत तरह के चैप्टर हैं। यक्षशिप जो कि पटना म्यूजियम से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए यह है सारनाथ का अशोक स्तंभ है। उसके बाद इसमें कई तरह के चैप्टर देखिए, रूमिनदेई स्तंभ पे एक शिलालेख जारी हुआ था जिसके बारे में इन्होंने पिक्चराइज किया है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस किताब की यह सारी खास बातें थी। और इस किताब के लास्ट में, जो कि हर एक किताब के लास्ट में लगभग दिया रहता है, लेकिन हमें इस किताब के लास्ट में दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इस किताब के लास्ट में जो यह दिया रहता है ना बिब्लियोग्राफी, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। समझने की कोशिश नहीं करना है, लिखिएगा, याद कीजिएगा, एक बार दो बार बस देखना है, रट्टा नहीं मारना, एक बार दो बार देखना है। देखना इसीलिए कि भाई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे आखिर कौन किन हिस्टोरियन ने काम किया है, तो आपको नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इन्होंने किताब के बारे में यहाँ बताया, व्यावसायिक कानून नामे की किताब है जिनको लिखा JP शर्मा ने, और यह किससे छपता है, यह हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से छपता है। बहुत ही सस्ती किताब है। शिक्षा सामाजिक परिप्रेक्ष्य, चांद किरण ने लिखा है। भारत में संवैधानिक लोकतंत्र और शासन, BN चौधरी ने लिखा है। और युवराज कुमार, नारीवादी राजनीति, संघर्ष एवं मुद्दे, यह किताब हमारे पास है, मेनन एवं जीनी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, तो आप इस लास्ट वाले भी हिस्से को पढ़ेंगे तो बहुत सारी मदद मिलेगी आपको। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आपको इस किताब के बारे में समझ में आ गई होगी। अब आप डिसीज़न लेने के लिए पूरी तरह से आप तैयार होंगे कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। यह आप ही के लिए वीडियो बनाता हूं। यदि आपको पसंद आता है इस तरह के वीडियोस तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, और नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए इस तरह के तमाम अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रहिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।